आइए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे 19वीं सदी के किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 2-3 देखा था। कौन कौन सा देखा था? कौन कौन सा देखा था? कौन कौन सा? नीला आंदोलन आप लोगों ने देखा था, और दूसरा दक्कन। ठीक है, एक यहाँ बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, दूसरा आप देख रहे थे महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में। आइए, आज हम लोग इसी में बात करते हैं पावना किसान आंदोलन। देखिए, पावना किसान आंदोलन कब हुआ था? ये मुख्य रूप से 1873 से 76 के बीच में चला था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे चला था, तो ये जो है पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में चला था। ठीक है, अगर हम लोग इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में चर्चा करें तो इसके नेतृत्वकर्ता देख लीजिए, इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे इसके ईशान चंद्र राय, और कौन थे? शंभू पाल थे। ठीक है, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। कारण इसका क्या था? तो कारण था बंगाल काश्तकारी अधिनियम। देखिए, ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम क्या था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम क्या था? तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि देखिए, यहाँ पर 2 बातें कही गई थी। पहली बात क्या कही गई? पहली बात कही गई कि यदि कोई किसान समय से अपना लगान देता रहेगा तो उसे उसके जमीन से प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई किसान अपने समय समय से लगान को देता रहा तो उसको उसके स्थान से प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। दूसरा, अचानक से लगान की दर परिवर्तित नहीं की जाएगी। अचानक से लगान की दर परिवर्तित नहीं की जाएगी। ये 2 जो है आप कह सकते हैं कानून बन करके वहां के किसानों के लिए हित में आप कह सकते हैं ये व्यवस्था आई। लेकिन जमींदार लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? वो ये जो मतलब काश्तकारी अधिनियम जो आ रहा है उसका लाभ किसानों को देना नहीं चाहते थे। ठीक है, और इसी के खिलाफ क्या हो रहा है? यहाँ पर विद्रोह हो जा रहा है। और ये विद्रोह कहां प्रारंभ हो रहा है? तो पावना जिला है, पावना जिला, और इसी जिले के असुफसा, ये क्या था? गांव का नाम था। ठीक है, यहां से क्या होता है? ये विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और ये जो विद्रोह प्रारंभ हो रहा है तो देखते ही देखते ये विद्रोह कहां पहुंच गया? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हो रहा था, और पश्चिम बंगाल से देखते ही देखते क्या हो गया? पूर्व बंगाल तक ये विद्रोह फैल गया। और जो बंगाल में यानी पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश का आप देख रहे हैं, तो जो ढाका हो गया, मिदनापुर हो गया, इस तरह के क्षेत्रों में भी क्या हो गया? इसका विस्तार हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जब ये विद्रोह हो रहा है तो फिर इस विद्रोह के समर्थन में बंगाल के कई और जो प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो भी समर्थन में थे। जैसे एस.एन. बनर्जी हो गए, बंकिम चट्टोपाध्याय हो गए,
आरसी दत्त हो गए, इस तरह के लोग भी क्या थे, इसके समर्थन में थे। ठीक है, और इसमें जो बंगाल का गवर्नर था कैंपबेल, वो भी क्या था, किसानों के पक्ष में था। ठीक है, तो इन तमाम जो विद्रोह हो रहा है उसमें फिर मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो जमींदार लोग थे उन्हीं के खिलाफ क्या हो रहा है, ये विद्रोह हो रहा है, क्योंकि वही क्या कर रहे थे, इस तरह का लाभ नहीं देना चाहते थे। तो सरकार की तरफ से क्या किया गया, 1880 में जाकर के 1880 में किसानों के हितों में या उनके संरक्षण को लेकर के वहां पर एक कानून बना दिया गया था। ठीक है, तो अंततः आप कह सकते हैं कि जो पावना विद्रोह था ये भी क्या रहा, सफल रहा। और इसमें देखिए यहाँ पर पावना विद्रोह में ही क्या होता, जो किसान थे, किसान, तो ये क्या करते हैं, एक नारा दिए थे, और ये नारा क्या था, हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इससे एक बात और स्पष्ट होकर आ रही है कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस तरह से जो 19वीं सदी के किसान थे उनको औपनिवेशिक तंत्र के बारे में कोई समझ ही नहीं थी, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, थोड़ा सा उनके संवेदनाओं के साथ खेलते हुए उनको ये आश्वासन दिया कि कहीं ना कहीं आपका जो शोषण कर रहा है वो जमींदार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसीलिए इस तरह के विद्रोह को आसानी से कानून संशोधन करके और कुछ किसानों को हितों में रख करके उसको आराम से दबा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो गवर्नर है वो भी समर्थन में चला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या, इनका नारा ही ऐसा है जहां पर ये किसानों की तरफ से मतलब दिखाई दे रहा है कि अगर वो महारानी के नीचे आकर काम करेंगे तो शायद उनका सारा शोषण समाप्त हो जाएगा। तो ऊपर से भी दिखा दिया गया, ठीक है, आपके संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो 19वीं सदी के किसान आंदोलन में आप लोगों ने 3 पढ़ा, एक आप पढ़े नील आंदोलन, नील आंदोलन, दूसरा आप जो देख रहे हैं तो एक नील आंदोलन है, दूसरा कल हम लोगों ने देखा था दक्कन विद्रोह, और तीसरा भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, कौन सा है, पावना विद्रोह। आइए अब हम लोग मुख्य रूप से आ जाते हैं 20वीं सदी के किसान आंदोलन के बारे में। बीसवीं सदी के किसान आंदोलन, और जब हम 20वीं सदी के किसान आंदोलन की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन के विपरीत 20वीं सदी के किसान आंदोलन का चरित्र थोड़ा भिन्न था। क्यों? क्योंकि जहां 19वीं सदी में किसानों को औपनिवेशिक नीति की समझ ही नहीं थी, वहीं 20वीं सदी में क्या हो रहा है, ये अब औपनिवेशिक नीति को समझ गए थे। इसलिए जो किसानों का संघर्ष हो रहा था वो मुख्य रूप से मध्यस्थ वर्गों के साथ नहीं, बल्कि डायरेक्ट किससे हो रहा था, ब्रिटिश सरकार और उनके कानून के प्रावधानों से हो रहा था। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें जो नेतृत्वकर्ता थे वो ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश के औपनिवेशिक नीति को बेहतर समझते थे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी जैसे महान लोग भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पहले आंदोलन की बात करते हैं, चंपारण आंदोलन। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन है और ये सफल आंदोलन रहा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी भी कार्य को शुरुआती स्तर पर करते हैं और वो सफल हो जाता है तो ऐसे में मनोबल, विश्वास और प्लस लोगों का आपके प्रति जो सहयोग भाव और आप में जो आश्वासन होता है वो सभी क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से फिर आप क्या करते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से और सकारात्मक परिणाम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम करता है, अगर शुरुआती दिनों में क्या होता है वो कई बार असफलता झेल लेता है तो भले उसके अंदर क्षमता क्यों ना हो, लेकिन लोगों का विश्वास भी नहीं जीत पाता और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि फिर उसका खुद का भी कार्यशैली जो होता है वो प्रभावित होने लगता है। ठीक, गांधी जी के साथ ये एक प्लस पॉइंट था कि उनके लिए क्या हुआ,
1917 चंपारण आंदोलन सफल रहा, 1918 खेड़ा आंदोलन सफल रहा, 1918 मिल मजदूर आंदोलन सफल रहा। तो जब आपको लगातार सफलता का ये स्वाद चखने को मिलता है तो न केवल आपका मनोबल और कार्यशैली में प्रगति होता है बल्कि लोगों का भी विश्वास आपके प्रति क्या होता है, जागृत हो जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं चंपारण आंदोलन की। 1917 आंदोलन कहाँ का है? ये है चंपारण जिला, चंपारण जिला। और भारत की बदकिस्मती देखिए कि भारत के क्षेत्रों में चंपारण फिलहाल वर्तमान में गांधी जी के प्रथम आंदोलन से ज्यादा चंपारण में हड़िया का जो मीट बनता है उसके लिए प्रसिद्ध है ना। जानते नहीं जानते हैं? देखिए सभी लोग जानते हैं ना। तो ये क्या है, आप देखेंगे लगभग हर जिलों में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा नॉनवेज का शॉप वगैरह जरूर दिखता है जहां पर चंपारण का मीट उसके नाम से वो मिलता है। आपके यहाँ पर मिलता है, गाजीपुर में मिलता है। नहीं सुना आप लोगों ने? अच्छा, YouTube पे जाकर सर्च करके देखिएगा, उस पर आपको दिखा देगा। कितने लोग तो केवल इसी को दिखा देगा कि चंपारण का मीट है, चंपारण का मीट है, अपनी दुकान चला ले रहे हैं। ठीक है, और वो क्या होता था, मतलब वो हड़िया बनता है, मटके में बनता है, मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, तो वहां पर जितनी भी दुकानें हैं लगभग सभी पर जो है नॉनवेज ऐसे बनता है। और अब क्या है, अलग अलग शहरों में या अलग अलग राज्यों में क्या है, उसके नाम से, चूंकि वो प्रसिद्ध है उसके नाम से क्या है, अलग अलग जगहों पर लोग वो चाहे जैसे बनाए, अपने घर वाला ही बना देंगे, नाम डाल देंगे चंपारण का मीट। नाम के साथ प्रसिद्धि हो गई कि नहीं हो गई उसकी ना। तो सोचिए ये चंपारण का मीट है ना। आइए तो देखिए यहाँ पर ये जो चंपारण का आंदोलन हो रहा है ये वर्तमान में क्या है, ये पश्चिमी जो चंपारण जिला है उसका क्षेत्र था। घटनाक्रम किस प्रकार चलता है तो ध्यान रखिएगा कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन, और ये जो लखनऊ अधिवेशन है ये किस लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? यहाँ पे क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल एक मंच पर आ गए थे। प्लस इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक मंच पर आ गए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर गांधी जी से एक स्थानीय नेता, चंपारण के स्थानीय नेता थे, कौन थे? राजकुमार शुक्ल ना। तो यहां पर स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। जब ये 1916 में गांधी जी से मुलाकात करते हैं तो ये क्या बताते हैं, अपने क्षेत्र के किसानों की समस्याएं बताते हैं और अब गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध करते हैं। गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ चंपारण पहुंचते हैं और जब ये चंपारण पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहां विषय समझिए कि किसानों के साथ समस्या किस चीज की थी। देखिए यहां पर तो विषय क्या है, विषय देखिए आंदोलन का नाम है चंपारण आंदोलन और विषय क्या है, नील की खेती के विरोध में। इसे कहते हैं नील की 3 कठिया प्रणाली थी और इसी के विरोध में ये चंपारण आंदोलन हो रहा था। ठीक है, आइए चंपारण आंदोलन अब पहले समझिए यहां पर समस्या क्या थी। तो यहां पर जो नीलहे थे वो कौन थे, यूरोपी थे। नीलहों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये कौन थे, ये यूरोपीय थे और इन लोगों ने क्या किया था, वहां के स्थानीय राजा से कुछ भूमि जो है वो पट्टे पर ले लिया था और वहां पर जो भूमिहीन किसान होते थे, ऐसे किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, उनसे क्या कराते थे, उस भूमि पर नील की खेती कराते थे। और इसके साथ साथ ऐसे किसान भी जिनकी अपनी भूमि थी उनके द्वारा भी क्या कराते थे, नील की खेती कराते थे। और उसमें क्या होता था, तो ये एक दधनी प्रथा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे ये क्या करते थे, प्रथा, जहां पे ये क्या करते थे, अग्रिम भुगतान कर देते थे और अग्रिम भुगतान के साथ कुछ अनुबंध कर लेते थे।
अब यहाँ पर जो है नील की खेती में जो यूरोपीय थे उनको लाभ हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो किसान थे इनको क्या होने लगा, धीरे धीरे नील की खेती से नुकसान होने लगा। और ये जो 3 कठिया प्रणाली, इसका मतलब क्या था कि जो खेत था उसके 20 हिस्से में 3 हिस्सा जो है वो नील बोना अनिवार्य था। इसे कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। 20 गट्टा खेत में 3 गट्टा जो होता था वो क्या करना होता था, नील की खेती करनी होती थी। कल नील आंदोलन के दौरान मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नील की खेती जो थी, पहले तो भूमि को बंजर बना देती हैं, और दूसरी समस्या क्या थी कि अब जो नील था, ये नील की कीमत जो थी वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी में कृत्रिम रसायन की खोज हो गई थी। जर्मनी में क्या था, अब प्राकृतिक रंगों की जगह कृत्रिम रंगों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है, केमिकल से। भारत के भी जो मतलब किसान थे उनको नील का अच्छा मूल्य नहीं मिलता था, और ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि क्या करें, अब वहां पर कुछ अन्य खाद्यान्न का उत्पादन करें। लेकिन जो नीलहे थे वो इनको क्या करते थे, इनको शोषित करते थे और जबरदस्ती क्या करते थे, इनको नील की खेती के लिए बाध्य करते थे, ठीक है। और इनके शोषण का स्तर वही था जो आपने सभी जगहों पर देखा। इस शोषण में ये क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक आर्थिक शोषण तो उनका कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अमानवीय व्यवहार, इसका मतलब क्या है, अगर वो किसी भी तरह से नील की खेती नहीं करना चाहते, उसका विरोध करते थे, तो उनको क्या करते थे, उनको अपने गुर्गों से पिटवाते थे, मारते थे, पीटते थे, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेते थे, महिलाओं के साथ मानवीय या अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते थे, उनके बैल हल ये सब छीन के लेकर चले जाते थे। तो इस तरह से क्या था, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। ये पूरा विषय था, ठीक है। अब गांधी जी जब यहां पर पहुंचते हैं, देखिए गांधी जी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या थे, ये वकील थे, और इन्होंने क्या किया था, ये अफ्रीका से भी लौटकर के आए थे और कई ये कार्य ऐसे किए हुए थे। अफ्रीका में भी इनके संघर्ष की कहानी अपनी आप अलग से सुने होंगे, ठीक है। तो गांधी जी के पास एक बहुत बड़ा अनुभव क्या था, कार्यशैली का था। गांधी जी तुरंत किसी चीज की प्रतिक्रिया में नहीं निकलते थे। जैसे वकील होता है, अपने केस को समझने के लिए पहले क्या करता है, पहले रिसर्च करता है, पहले अपने जो मुवक्किल हैं, उसके जो मतलब क्लाइंट हैं, उसकी सारी बातों को सुनेंगे, फिर वो जो बातें कह रहा है उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और जांच पड़ताल करने के बाद जो कानूनी प्रावधान है उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तब देखेंगे कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, ताकि हम किस अधिकार के तहत किसी बात को रख सकें, ठीक है। तो गांधी जी यहां पर भी पूरी इसी तरह की प्रक्रिया में गए। गांधी जी क्या किए, जब यहां पर अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे हैं, तो सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय किसान थे, स्थानीय किसान, इन स्थानीय किसानों के साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, स्थानीय किसानों के साथ मिल करके इन्होंने पहले वहां के पूरे जो मसले थे उनका जायजा लिया, उनसे सुना, उनकी जुबानी की समस्याएं क्या हैं, प्लस किसानों की मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया, स्थानीय स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ गांव-गांव जाकर के सारी बातों को समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब इसके बाद गांधी जी एक निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या, कि यहाँ पर जो किसान हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब गांधी जी ने क्या किया, देखिए गांधी जी जब चंपारण जा रहे थे ना, तो उसी समय जो मुजफ्फरपुर है, ठीक है, एक कमिश्नरी हुआ करती थी उस समय, यहां के मजिस्ट्रेट ने क्या किया, मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को चंपारण में जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके कई प्रयासों के बावजूद गांधी जी माने नहीं और जबरदस्ती गए। अंततः जो मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया गया था गांधी जी को अंदर न जाने का, वो वापस लेना पड़ा।
तो गांधी जी की सफलता तो पहले यहीं से प्रारंभ हो गई, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जो ब्रिटिशर्स थे उनके आदेशों का पालन ना करना बहुत कम स्तर पर देखने को मिलता था। ठीक है, तो पहली सफलता यहीं मिल गई। अब जब गांधी जी यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सारे मसले को समझने के बाद किस तरह से अब किसानों के फेवर में निर्णय प्राप्त करना है, इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई। और सबसे पहला काम क्या किया, किसानों को प्रशिक्षित किया। इसके लिए स्कूल तक वहां पर खोले गए। क्या प्रशिक्षित किया, तो यहां पर सबसे पहले उनको बताया कि किस तरह से बिना हिंसा के आपको विरोध करना है। आपको कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिसके माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने शक्ति के बल पर आपके आंदोलन का दमन कर दे। तो अब किस तरह से हिंसा को त्याग कर अहिंसा के माध्यम से असहयोग भाव को लेकर के आपको ब्रिटिशर्स का क्या करना है, विरोध करना है। क्योंकि लगातार हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि आंदोलन का भी अपना एक क्या होता है, एक नेचर होता है। और आप देखते हैं आंदोलन में हमेशा हिंसात्मक होकर के अगर आप किसी का विरोध करेंगे तो ऐसे में क्या होता है, सरकार को एक अवसर मिल जाता है कि वो शक्ति के बल पर आपका दमन कर सकता है। आज के समय में भी आप देखेंगे अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह के कानून या प्रशासन की व्यवस्था को हाथ में लेकर आप अगर किसी प्रकार का आंदोलन करेंगे तो तुरंत ही क्या होगा, आपको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो तो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सबसे पहले क्या है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, अब इस प्रशिक्षण के पश्चात फिर क्या हो रहा है, गांधी जी अंततः एक लंबे समय तक संघर्ष किए और उनको सफलता हाथ लगी और ब्रिटिशर्स को क्या हो गया, यहां पर झुकना पड़ा। और देखिए यहां पर दो मांगे थी। एक मांग क्या थी, तो पहली बात तो ये जो नील की खेती है, नील की खेती उसे समाप्त किया जाए। और दूसरी मांग क्या थी कि ये जो जमींदार लोग थे ये क्या करते थे, अवैध वसूली करते थे, अवैध वसूली करते थे। और नीलहे जो है, अब जमींदार ना करके नीलहे कह रहे हैं, ये लोग क्या करते थे, अवैध वसूली करते थे। तो ये जो नीलहे थे इनके द्वारा जो अवैध वसूली की गई थी वो सारे पैसे उनको वापस कराए जाए। और प्लस जब मैंने बताया अंततः जो है गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन सफल होता है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया जाता है, फिर यहाँ पर नीलहों का जो अधिकार था उसको समाप्त किया जाता है। प्लस जो अवैध वसूली किया गया था उसमें से 25% किसानों को वापस करने का भी अधिकार लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, चंपारण आंदोलन की एक प्रमुख उपलब्धि रही है कि जहां पर किसानों की मांग भी पूरी हुई और साथ ही साथ सोचिए कहीं पर पैसा का वसूली कोई कर लिया हो और वापस वहां से आपको वापस मिल जाए, भले पूरा नहीं मिला, 25% ही मिला, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, ये बड़ी उपलब्धि है। आपको 1 रुपया भी मिले लेकिन एटलीस्ट ये माना जाएगा ना कि हाँ सामने वाला झुका या उसकी गलती को स्वीकारा गया, तभी तो आपको वापस कर रहा है। ठीक, इससे ये निष्कर्ष निकल गया ना, हाँ अवैध वसूली हुई। ठीक है, अब आइए, तो ये आपका था पूरा चंपारण आंदोलन। अब इसी तरह आप देखते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा आंदोलन का क्षेत्र कौन सा रहा है, खेड़ा आंदोलन का क्षेत्र गुजरात, गुजरात में खेड़ा जिला। ठीक है, और यहां पर स्थानीय नेता कौन थे, मोहन लाल पांडे, ये क्या थे, स्थानीय नेता थे। ठीक है, और यहां पर विषय क्या था, तो विषय था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा एक लगान संहिता लाया गया था, लगान संहिता। और ये लगान संहिता क्या था, लगान संहिता कहता था कि अकाल के समय आप लोगों पर लगान नहीं लागू किया जाएगा या अकाल के समय आपसे लगान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ही लाया गया था। इसमें क्या था कि लगान के समय, सॉरी, अकाल के समय लगान वसूली
नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से विषय था। अब यहां पर क्या हो रहा है, पुनः प्रक्रियाएं वैसे ही चलेंगी आपकी। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ होता है और गांधी जी जब वहां पर पहुंचते हैं तो जिस तरह से आपने देखा कि चंपारण आंदोलन का घटनाक्रम था कि वहां पर क्या होता है, विषय की पहले अपनी जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों को क्या करते हैं, स्थानीय लोगों को अहिंसा के साथ सरकार का विरोध करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन यहां पर गांधी जी के साथ क्या हो रहा था, थोड़ी समस्याएं हो रही थी। समस्याएं ये हो रही थी कि आंदोलन लंबा खिंच रहा था और आंदोलन लंबा खिंचता है तो आप जानते हैं कि उसमें जो जनमानस, सामान्य जनमानस है वो बहुत समय दे नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक आंदोलन के बीच में आपका मतलब व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रतिदिन का नुकसान ही होता है, आपकी आर्थिक क्रियाएं रुक जाती हैं और प्लस चूंकि भारत जैसे देश में जो कृषि मुख्य रूप से कार्य था उसमें फसल खराब होगी तो पूरे साल भर का नुकसान आपके लिए उठाना पड़ जाएगा। कृषक मजदूर जो है डेली नहीं कमाएंगे तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए फिर घर के भरण पोषण की समस्याएं हो जाएंगी। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आंदोलन को बहुत लंबा लेकर चल पाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो गांधी जी धीरे धीरे महसूस कर रहे थे कि आंदोलन क्या है, कमजोर पड़ रहा है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, ब्रिटिशर्स अधिकारी द्वारा जो है वो एक गुप्त आदेश जारी कर दिया जाता है और ये जो गुप्त आदेश जारी किया जाता है इसकी जानकारी गांधी जी को मिल जाती है। ठीक है, तो आंदोलन के खत्म होने से पहले गांधी जी क्या किए, किसी तरह आंदोलन को खींचते रहे, क्योंकि जानकारी मिल गई ना कि हाँ ऐसा आदेश पारित तो हो रहा है, तो उनको पता तब ये सार्वजनिक नहीं हुआ है लेकिन आ रहा है, तो इसलिए क्या किए, उन लोगों को एकजुट करके आंदोलन को आगे बढ़ाने में सफल रहे। और फिर क्या होता है, अंततः यहाँ पर भी क्या होता है, एक आदेश जारी हो जाता है और जिसके तहत कहा जाता है कि ऐसे किसान जो लगान देने की स्थिति में हो उन्हीं से क्या किया जाए, उन्हीं से लगान वसूला जाए, अन्यथा लगान ना वसूला जाए। ठीक है, कब, अकाल की स्थिति में, प्रत्येक अवसर पर नहीं। इसका मतलब लगान जो संहिता लागू किया गया था उसको यहाँ पर क्या किया गया, उसको सख्ती के साथ लागू कराया गया। तो ज्यादातर अवसर पे आप क्या देख रहे हैं, ज्यादातर अवसर पे आप पा रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे अगर किसानों के किसी भी प्रकार के हित में कोई कानून बनाकर लाते भी थे तो ये जो जमींदार और मध्यस्थ वर्ग के लोग होते थे ये उनका लाभ किसानों को होने ही नहीं देते थे और वो क्या करते थे, बीच में शोषण का स्तर जो होता है उसको और चरम पर लेकर चले जाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपको इस बात की पुष्टि हो रही है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, एक आपने देखा हम लोग बात किए हैं चंपारण आंदोलन और दूसरा खेड़ा आंदोलन। ठीक है, आइए देखिए, तो बता दिए ही हैं, एक बार रफली उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पावना किसान आंदोलन में आपने क्या देखा, 1873 से 76 के बीच में था। क्षेत्र क्या था इसका, पश्चिम बंगाल। प्रमुख नेता कौन थे, तो ईशान चंद्र राय और शंभुपाल थे। मुख्य रूप से कारण क्या बना था, 1859 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम बताया था अभी। ठीक है, जिसके तहत क्या था, यदि किसान निर्धारित कर चुकाता रहेगा तो उसको उसके जमीन से विस्थापित नहीं किया जाएगा और लगान की वृद्धि जो है वो अचानक नहीं की जाएगी। लेकिन ये अधिकार जमींदार किसानों को देना नहीं चाहते थे, इसीलिए मूल रूप से इसका विरोध जमींदारों के विरुद्ध था। विशेषता क्या रही है, पावना जिले में असुफ शाही परगने से यह आंदोलन शुरू हुआ। यहीं पर किसानों ने विरोध करने के लिए एक किसान संघ का स्थापना किया था। शीघ्र ही यह आंदोलन पश्चिम बंगाल से पूर्वी बंगाल के ढाका, मैमनसिंह, बाकरगंज, फरीदपुर और राजशाही क्षेत्र में फैल गया था। नारा क्या था, अभी बताया था आप लोग को ना, हम किसान क्या होना चाहते हैं, महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो उसको एक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि जो उस समय वहां के गवर्नर थे, ठीक है, कौन थे, कैम्पबेल। ठीक, इन्होंने क्या किया था, किसानों के हित में बात किया था, किसानों की जो मांग थी उसको जायज कहा था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि यहाँ अधिकांश किसान जो थे वो मुसलमान थे, जबकि जमींदार जो थे वो हिंदू थे। तो जैसे ही ऐसी पृष्ठभूमि बनती है तो कुछ लोग उस विद्रोह को क्या है, हिंदू मुसलमान की भी संज्ञा देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें बताया था आरसी दत्त हो गए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए और एसएन बनर्जी, ऐसे लोगों ने भी क्या किया था, किसानों के पक्ष में बात की थी।
और अंततः 1880 में जाकर के किसानों के लिए कानून बना, जहां पर जो ऊपर की 2 मांगे थी उनको स्वीकार लिया गया था। ठीक है, दक्कन कल हम लोगों ने किया था। 20वीं सदी के आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसको देखे थे? 20वीं सदी के आंदोलन में पहला हम लोग देख रहे थे, आज का क्या है? चंपारण आंदोलन 1917 का था। बिहार के चंपारण जिले में और वर्तमान पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है। स्थानीय नेता कौन थे? और राजकुमार शुक्ल थे, लेकिन प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कारण क्या था? नीलहे यूरोपीय थे। इन्होंने बेतिया और रामनगर, ये 2 क्षेत्र था, जहां के राजा से जमीन पट्टे पर ले लिया था और इस पर क्या किया था? नील की खेती जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, इन पे भूमिहीन किसानों से और जिन किसानों के पास भूमि थी सबसे क्या करते थे? नील की खेती कराते थे। और ये था क्या? 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि भूमि के 20 में से तीसरे हिस्से पर क्या करना होता था? वो नील की खेती करना होता था। इसके लिए ये दगनी प्रथा के माध्यम से एक अनुबंध भी करा लेते थे। किसानों के मुख्य शोषण का विषय क्या था? ये 3 कठिया पद्धति ही थी। इसमें क्या होता था? किसान अनुबंध को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन नीलहे नहीं चाहते थे और कर बढ़ाने की धमकी देते थे। किसान अपनी जमीन पर दूसरे फसल की खेती करना चाहते थे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अब नील की खेती लाभदायक नहीं रह गई थी। क्यों? क्योंकि इसी समय जर्मनी में क्या था? कृत्रिम रसायन का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में नील की मांग कम हो गई थी, जिसके कारण किसानों को उत्पादन लागत का क्या हो रहा था? हानि हो रही थी। भूमि के उर्वरता के दृष्टिकोण से भी नील की खेती ठीक नहीं थी, इसको भी बताया ही था बाद में। नीलहे अपने गुर्गों के द्वारा किसानों को सताना, मारना, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करना, संपत्ति जब्त करना शुरू कर देते थे। ठीक है, यहां तक कि उनके हल बैल को भी लेकर के चले जाते थे। विशेषता क्या रही है? तो इसकी विशेषता रही है कि स्थानीय किसान नेता जो राजकुमार शुक्ल थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और चंपारण आकर के वहां के किसानों की जो समस्याएं हैं उनको देखने की बात करते हैं। ठीक है, गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ जाने का वचन देते हैं। गांधी जी के आगमन के पश्चात मुजफ्फरपुर कमिश्नरी जो क्षेत्र हुआ करता था, वहां के मजिस्ट्रेट ने क्या किया? गांधी जी को वापस जाने का आदेश दिया। गांधी जी अभी तो खाली मतलब आंदोलन या विरोध के मैदान में उतरे हैं ना, अभी लोगों को पता ही नहीं था गांधी जी कितने जिद्दी हैं ना। तो गांधी जी के अंत तक बहुत से इनके ऐसे जिद्द देखेंगे जहां पर सभी इनके सामने नतमस्तक हो ही जाते थे। आइए, तो मजिस्ट्रेट ने, गांधी जी ने बात मानने से मना कर दिया। पहली बार बड़े स्तर पर किसी ने ब्रिटिश कानून की अवज्ञा करना शुरू किया। जब देखा गांधी जी नहीं मान रहे हैं तो मजिस्ट्रेट ने अपना आदेश वापस ले लिया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वहां की स्थिति को जानना चाहते थे। वो किसानों व सरकार दोनों का पक्ष जानना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेपी कृपलानी हो गए, ब्रज किशोर हो गए, नरहरि पारिक हो गए, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे लोग क्या थे? गांधी जी के वहां पर सहयोग में थे। ठीक है, सहायक के तौर पर गांधी जी के साथ गए थे। इन लोगों ने चंपारण के एक एक गांव घूमकर देखा, कागज देखे और मान गए कि किसानों की मांग जायज है। गांधी जी ने किसानों से कहा सरकार के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग की नीति को अपनाना है। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? लोगों को प्रशिक्षित किया और इसके लिए स्कूल भी खोला। अहिंसापूर्ण आंदोलन होने के कारण सरकार दमन नहीं कर सकी और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए
चंपारण एग्रीगोरियन कमेटी गठित की थी, ठीक है, जिसका प्रमुख कौन था, जी स्लाई था, और इसके सदस्य के रूप में गांधी जी भी थे इस कमेटी में, ठीक है, यानी ये अध्यक्ष था जी स्लाई और सदस्य के रूप में गांधी जी भी थे। और गांधी जी अपनी बातों को किसान के पक्ष से या किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिटिशर्स को समझाने में सफल रहे, ठीक है, और इसी के तहत फिर क्या हो रहा है, सफल रहे, और नील की खेती किसानों के बर्बादी का कारण है, ये उनको समझाने में सफल रहे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वो इस कमेटी को यह समझाने में सफल रहे कि नील की खेती जो है वो किसानों के लिए उनके बर्बादी का कारण है, अतः इसे बंद होना चाहिए। किसानों से जो अतिरिक्त वसूली की गई थी वह भी वापस होना चाहिए। कुछ समय बाद सरकार ने कुछ संशोधन के साथ इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार लिया और इसके अनुसार जो किसानों के अवैध वसूली की गई थी उसका 25% वापस कर दिया। 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नीलहे धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए और यह आंदोलन भी सफल रहा, ठीक है। इसका खेड़ा आंदोलन था 1918 में। मुख्य रूप से क्षेत्र क्या है, गुजरात का खेड़ा जिला है। नेतृत्वकर्ता कौन है, मोहनलाल पांडे हैं। गांधी जी मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, मोहनलाल पांडे स्थानीय नेता थे। अकाल आ गया था और किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। अभी होता है ना कि अकाल में वो वहां के जमींदार लोग थे, वो उनसे जबरन वसूली कर रहे थे, ठीक है, तो उसी के खिलाफ ये था, ठीक है। तो सरकार, अकाल आ गया था और किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थी। सरकार इस स्थिति में भी लगान वसूल करने पर तुली हुई थी। किसान चाहते थे लगान माफ कर दिया जाए, लेकिन था क्या, लगान संहिता का हवाला जो है वो किसान लोग दे रहे थे। तो बताया ना कि लगान संहिता जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था के अनुसार यदि उत्पादन सामान्य काल से 25% से कम होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगान माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। किसान इसी लगान संहिता के आधार पर लगान माफ करने की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार लगान लेना ही चाहती थी। अब इसकी विशेषता क्या रही है, गांधी जी का आगमन होता है और वह यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ मिलते हैं और किसानों के बातों को सुनते हैं और सरकार के भी पक्ष को जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही इनकी कार्य करने की शैली जैसा चंपारण में आपने देखा था, ठीक है। किसान बैठक होती है, किसानों को संबोधित करते हैं और हिंसा ना करने की सलाह देते हैं। आंदोलन की विचारधारा को फैलाने के लिए यहाँ पर पैम्फलेट का भी सहारा लिया गया था। आंदोलन लंबा खिंच रहा था जिसके कारण सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा था, लेकिन गांधी जी के ऊपर भी दबाव पड़ रहा था क्योंकि धीरे धीरे किसान सभाओं में किसानों की संख्या घट रही थी। इसी बीच सरकार ने एक गुप्त आदेश निकाल दिया कि लगान उसी से लिया जाए जो लगान देने की स्थिति में हो। सरकार के इस गुप्त आदेश की जानकारी गांधी जी को मिल गई और जैसे ही उन्हें पता लगा उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। भूख हड़ताल का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने इस लाइन को भी यहाँ तवज्जो मत दीजिएगा ना, क्योंकि भूख हड़ताल का पहला प्रयोग उन्होंने कहाँ किया था, अहमदाबाद जो मिल मजदूरों के खिलाफ किया था वहां पर किया था। अब कुछ छोटे छोटे हैं यहाँ पर क्षेत्र, सन और नेतृत्वकर्ता, ये हमको देखना है। देखिए एका किसान आंदोलन, कल हम लोग यूपी स्पेशल में इस पर चर्चा किए थे ना, जो मदारी पासी थे उनके नेतृत्व में कब है, 1921 में चल रहा है। तो आपने देखा था, कल हम लोग बात किए थे, नवंबर 1921 से प्रारंभ होकर के अप्रैल 1922 तक में समाप्त हो रहा है ना। प्रमुख नेता मदारी पासी थे और सहरेब थे। कारण क्या था, अत्यधिक लगान और खेत छीनना। इसी तरह से मोपला किसान आंदोलन काफी फेमस किसान आंदोलन है और ये कब हो रहा है, 1921 में। मुख्य रूप से क्षेत्र क्या है, केरला। इसके नेता कौन है, अली मुस्लियार है। कारण क्या था, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, ठीक है। तो मोपला, केरल, 1921, अली मुस्लियार, ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह, जिनमें बाद में गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया था।
बारदोली आंदोलन 1928, क्षेत्र गुजरात, नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, कारण लगान की वृद्धि, विशेषता आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल के लिए पहली बार क्या किया था, सरदार शब्द का प्रयोग किया था। तो बारदोली आंदोलन 1928 कहाँ का है, गुजरात का है, प्रमुख इसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और विशेष क्या है, यहीं पर सरदार की उपाधि इनको मिली थी, ठीक है, महिलाओं द्वारा। तेभागा 1946 आजादी के ठीक पहले का है, ठीक है, बंगाल में है, और इसके नेता कौन है, प्रमुख भंवर सिंह है। तो तेभागा 1946, क्षेत्र बंगाल, प्रमुख नेता भंवर सिंह, कारण क्या था, फसल का 2/3 भाग किसान चाहते थे और 1/3 जमींदार को देना चाहते थे। क्या मतलब, लगान को लेकर के कि जो फसल हो रहा है उस फसल का 2/3 हिस्सा यानी लगभग 75% आप कह लीजिए किसान अपने पास रखना चाहते थे, जबकि 1/3% वो किसको देना चाहते थे, जमींदारों को देना चाहते थे। वहीं जमींदार आधे से अधिक फसल की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो तेभागा 1946, भंवर सिंह और बंगाल। तेलंगाना 1946 से 51, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जो भारत में आजादी से पहले शुरू हुआ और आजादी के बाद तक चलता रहा। तेलंगाना आंदोलन देख रहे हैं, 1946 से प्रारंभ है और 1951 तक चल रहा है, ठीक है। क्षेत्र प्रमुख आंध्र प्रदेश है, कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े दाम के कारण जमींदारों के खिलाफ, यानी एक तरफ तो महंगाई बढ़ गई थी, दूसरी तरफ जमींदारों का शोषण वैसे ही चल रहा था, तो जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह हो गया था। यहीं पर विशेषता क्या है, यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भी जमींदारों के विरुद्ध जारी रहा। वर्ली आंदोलन 1950 महाराष्ट्र, ठीक है, साहूकारों के विरोध में हुआ था। इसके अलावा बिजौलिया आंदोलन है 1905 से 20 के बीच में चला राजस्थान के क्षेत्र में, 1913 में अपने चरम पर था, और कारण क्या था, लगान में वृद्धि के कारण, ठीक है। तो ये कुछ आपके आंदोलन हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। एका आंदोलन कहाँ का है, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश का, तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल का, ठीक है, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश का, बिजौरिया आंदोलन राजस्थान का, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, बारदौली आंदोलन हो गया, ठीक है। मोपला आंदोलन कहाँ का है, केरल का है, ठीक है, और बाकी एक हम लोगों ने किया ही था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सारे आंदोलन याद रहेंगे तो एटलीस्ट उनके विषय में समझना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि पहले आंदोलन से तो परिचित हो गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्चुअल पॉइंट है, आपको आंदोलन, नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र और उसका ईयर, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट बना करके इसको याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे आदिवासी आंदोलन को एक बार पढ़िए, उसके बाद क्या होगा आपका जो नागरिक विद्रोह था उसको एक साथ पढ़ लीजिए, किसान आंदोलन को एक साथ पढ़ लीजिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके सब्जेक्ट में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवाइज करना ही पड़ता है। इसको आप साल भर में चाहे जितनी बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम से पहले तैयारी पर होंगे तो आपको पुनः इस पर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। और कुछ प्रैक्टिस सेट इसलिए हम लोग लगा देते हैं कि क्वेश्चन अगर आप देखे रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आइडिया होता है, अच्छा इसका ये लिंक वैसा था, कि क्वेश्चन आपके दिमाग में ज्यादा बैठता है, ठीक है। और प्लस हम लोगों ने अभी एक ही प्रैक्टिस सेट किया हुआ है, तो प्रयास रहेगा आज मेरा, आज शाम को या कल सुबह आप लोग क्या करेंगे, एक मॉडर्न हिस्ट्री का और एक जो है वो पॉलिटी का सेट आप लोग को दे देंगे, जैसा कि पहले से बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन दे देंगे, उसका आंसर आप लोग अपने हिसाब से नोट्स की सहायता लेके करना हो, अपने दिमाग से करना हो, जैसे मन तैसे उसमें जूझिएगा, उसमें थोड़ा समय दीजिएगा, करिएगा, ताकि मंडे को भी प्रयास रहेगा जब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करें तो आप ऑलरेडी उस पर अपना दिमाग लगा चुके हो, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अभी आपका आंदोलन समाप्त हो रहा है, हम लोग सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, 1857 की क्रांति पहुंच जाएंगे, ठीक।